ठीक है, टॉपिक बहुत अच्छा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे आपसे ये कहना है, मैं बैठा जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। वो जिक्र कर रहे थे 1930 के करीब का। देखो, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। कब हुआ? तुम नौजवान लोग सुन लो, तुम्हारे कंधों पे इस समाज की भी, इस प्रदेश की भी और इस देश की, तीनों की जिम्मेदारी है। समझ आई? किस किस की जिम्मेदारी? समाज की, जहां पैदा हुए, अपने प्रदेश की और देश की, सबकी जिम्मेदारी है। ये नीला पटका पहनने से काम नहीं चलेगा। जो आज बता रहा हूं, अगर इस पे काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे, वरना सब जीरो हो जाएगा। याद रखना मेरी बात, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत मीठी मीठी बातें नहीं सुना सकता, जो कड़वी सच्चाई वही बता सकता हूं। नीम कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद होता है, इसलिए मेरी बात में गौर करना। देखो, गर्मी तो मैं लग रही है, मैं समझता हूं, लेकिन ये समझो, हम किसान का मेरे को औलाद है, हमारे तो बड़ों ने इस गर्मी को, ये गर्मी आज आपका ध्यान ना इधर उधर करे, आपका पूरा ध्यान मेरी बात पे होना चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि मेरा यहाँ आना और इनका ये पैसे खर्च करना और आपका यहाँ आना, अपने खून पसीने कमाई लगाना, तभी सफल हो पाएगा। ठीक है? कोई बहुत अच्छी बात लगे खूब कोई ताली मत बजाना, कोई बहुत बुरी बात लगे कोई अफसोस मत करना, बस सुनना। क्योंकि जैसे आप ताली बजाओगे, आपका जो ध्यान है वो हट जाएगा। और हम पिछले 70 सालों से इस देश में तालियां ही बजा रहे हैं, समझ रहे हो? अगर वास्तविकता में जमीनी काम करते तो आज हमारी भी हैसियत होती, इस प्रदेश में भी और देश में भी। हैसियत क्या है, इसमें भी बात करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी माताओं बहनों को, उनको कुछ नहीं कहना पड़ता कहाँ बैठना है, कहाँ खड़े होना है। वो हमेशा अपना प्यार आशीर्वाद वहीं बैठ के देती रहती है, उनको कोई अनुशासन नहीं सिखाते। बहुत बहुत धन्यवाद। इन माओ बहनों का आशीर्वाद सब हम सब लोगों पे बना रहे। अब गौर करो, देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, ठीक है? लेकिन 15 अगस्त 1947 को भी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत वही थी जो 14 अगस्त 1947 को थी, आजाद होने के बाद। क्योंकि आजाद होने के साथ पावर ट्रांसफर हुई, अंग्रेजों से पावर ट्रांसफर होके जो यहां कांग्रेस पार्टी के लोग थे उनके पास आ गई, और बिना चुनाव के नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन आपको पता है कि असली आजादी कब मिली? असली आजादी तब मिली जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान इस देश में लागू हुआ। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर आपको यही एहसास नहीं कि आपकी आजादी का दिन कब से शुरू हुआ और आपको आजादी को जिंदा रखना है, तो आपकी फिर आप में और गुलाम में कोई फर्क नहीं है, चाहे देश आजाद हो या देश गुलाम हो। 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को जिसकी जेब में 100 रुपए थे, 15 अगस्त को भी उसकी जेब में 100 रुपए थे। और जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, हमारे पूर्वजों के 15 अगस्त को भी उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, ना 16 अगस्त को थी, ना 17 अगस्त को थी। भारतीय संविधान ने देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बराबरी लाके दी, और संविधान के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शंका जाहिर की। वो शंका ये थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। और अगर संविधान को चलाने वाले हाथ अच्छे हुए, उनकी नीयत अच्छी हुई, उनकी नीति अच्छी हुई, तो संविधान सबके लिए अच्छा साबित होगा। और उन्होंने ये भी कहा संविधान सभा के लोगों से कि 1 वोट 1 वैल्यू, इससे राजनीति में बराबरी तो आ जाएगी। 1 वोट और उसका 1 मूल्य से राजनीति में बराबरी तो आ जाएगी। लेकिन जब तक देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होती, तब तक इस देश में समानता की बात करना महज एक मजाक होगा, एक मखौल, एक मजाक होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ना आजादी के कोई मतलब होंगे, ना ही इसका फायदा आम जनता को मिलेगा। अब देश आजाद हुआ, संविधान में अवसर मिले और राजनीतिक शक्ति बननी शुरू हुई। लेकिन 5 साल के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को यह एहसास हो गया कि राजनीतिक आरक्षण इन
इस समाज के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण जो SC ST के लोगों को मिला, उससे वो लोग जा रहे हैं जिनको दूसरे लोग भेज रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में भेजे, लोकसभा में। और ये जो लोग दूसरों के सहारे से जा रहे हैं, ये अपने समाज की हक आवाज को भी नहीं उठा पा रहे, तो राजनीतिक शक्ति जो इनको मिलनी थी वो भी खराब होगी। इस बात को उन्होंने जाहिर किया कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहली फेज में 10 साल के लिए लागू हुआ था। लेकिन वो लोग जो इस बात को समझते हैं कि वोट कितनी ताकतवर है, उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन को जिंदा रखा। और आज भी आप देखो, ईमानदार, पढ़ा लिखा, काम करने वाला, मेहनती SC ST का व्यक्ति विधानसभा लोकसभा में ना जाके, आपका वास्तविक प्रतिनिधि ना जाके, वो जाता है जिसको दूसरे लोग, जो दूसरों के वो दूसरा कुर्सी में बैठता है, वो कुर्सी के नीचे बैठता है उनकी, वो जाता है विधानसभा लोकसभाओं में। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन का विरोध किया। और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार मैंने आपको गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है, बिकने के लिए नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर समझाते समझाते चले गए। फिर उनके जाने के 66 के करीब मान्यवर काशीराम साहब जो क्लास 1 के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। देखो, गौर करो, बाबा साहब पैदा हुए मध्य प्रदेश में, काम किया महाराष्ट्र में, और मान्यवर काशीराम साहब पैदा हुए पंजाब में और काम किया महाराष्ट्र से शुरू किया और खत्म किया उत्तर प्रदेश में, और देश के अंदर ताकत बनाई उत्तर प्रदेश में। फिर मान्यवर काशीराम साहब ने, जो बात मैं आपको बता रहा था वहीं वापस लेके आता हूं, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति भी कामयाब नहीं होती। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि गैर राजनीतिक जड़ें क्या होती है, नौजवान सुन लें। गैर राजनीतिक जड़ें होती है समाज की सामाजिक हैसियत और उसकी आर्थिक हैसियत। और सामाजिक हैसियत इस देश में हमारी ये है कि आज भी घोड़ी पे बैठने पे, मूछे रखने पे, अच्छा पानी पीने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे, जूते पहन के निकलने पे, अधिकारी कर्मचारी बनने के बाद भी हमें जातिगत शोषण और अपमान सहना पड़ता है। और NCRB का डाटा ये कहता है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को हर साल 50,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार जुर्म जाती होती है। ये हमारी सामाजिक हैसियत इस देश में है। और आर्थिक हैसियत यह है कि अमीर का कुत्ता भी घी खाता है, अमीर का कुत्ता भी जो है डबल बेड पे सोता है, अमीर का कुत्ता भी जो है AC में गाड़ी से घूमता है, और हमारे लोगों के सर पे आज भी छत नहीं है। ना खाने को अच्छा खाना है, ना पीने को अच्छा पानी है, ना पहनने को अच्छे कपड़े हैं, ना इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल है, ना पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल है। ये हमारी आर्थिक हैसियत है। और देश का एक सर्वे कहता है कि 54% SC ST के लोगों पे एक गज जमीन नहीं है। ये है हमारी आर्थिक स्थिति। जब मान्यवर काशीराम साहब ढूंढने निकले गैर राजनीतिक जड़े, तो वो तो कमजोर पड़ गए और कमरे में आके बैठ के सोचने लगे, अरे भाई, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़े है ही नहीं, वो कामयाब कैसे होगा। फिर उन्हें समझ आया कि मुझे इस गांव गांव जाके समाज को तैयार करना पड़ेगा। बैठा जी जब बात कर रहे थे, उन्हें वो कह रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर हमें सिखा के गए बैठा जी कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है, पॉलिटिक्स द मास्टर की, जो आपकी सारी परेशानियों का हल खोल सकती, परेशानियों का हल निकाल सकती है। इसलिए बंदूक और तलवार से हम लोग इस देश में नहीं जीत सकते। हमें अपने समाज को तैयार करके और भाईचारा पैदा करके उन जातियों में जिनकी हालत हमारे जैसी है, जो बहुजन समाज जिनको कहते हैं, जिनके साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे शोषण होता है, उनको इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी। उस बात को काशीराम साहब समझ के अपनी नौकरी छोड़ के गांव गांव गए, साइकिल पैदल से, और जाके लोगों को समझाने का काम किया। और एक ऐसा सवेरा भारत के इतिहास में आया कि जिनके सर पे छत नहीं थी वो MP MLA बने और उन्होंने अपने लोगों के हितों के लिए काम किया। लेकिन जैसे आदमी की जवानी की एक उम्र होती है, बचपने की एक उम्र होती है, बुढ़ापे की एक उम्र होती है, उसी तरह से जो पैदा हुआ उसको जाना है, जो तैयार हो गया, जो ऊंचे
चोटी को छू लिया उसको वापस आना है। जिस तरह से एक पेड़ पौधे से बड़ा वृक्ष बन जाता है और एक समय आता है कि वो सूख जाता है, ना फल देता है ना छांव देता है, आज मान्यवर काशीराम साहब के लगाए गए पेड़ की हालत बिल्कुल वैसी हो गई कि ना वो फल दे पा रहा है ना छांव दे पा रहा। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की जिंदा आवाज है, इसलिए हमने अपने कंधों पे भार उठाया। हमें किसने धक्का नहीं दिया कि जाओ जाके झारखंड में जाके गढ़वा में जाके लोगों को जाके अपनी बात सुना के उनको तैयार करो। ये धक्का हमें किसने नहीं दिया कि जाओ जाके समाज के लिए लड़ो, 16-16 महीने जेल काटो, मुकदमे झेलो, लाठियां खाओ, गालियां खाओ, अपमान सो। ये धक्का हमें किसने नहीं दिया, ये धक्का हमने खुद इस लड़ाई में हम लोग उतरे जब हमें समझ आया कि अपने लोगों की जो स्थिति है उसको बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमें दफन होना पड़ेगा, बुनियाद में हमें काम करना पड़ेगा, हमारे कंधों पे बैठ के समाज तरेगा। इस जिम्मेदारी को उठा के भीम आर्मी के लोगों ने 2015 से लेकर आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लो कि जितने अन्याय के खिलाफ पूरे देश में भीम आर्मी लड़ी है, शायद ही कोई लड़ा होगा। आप इतिहास उठा के देख लो।